हमारे साइंटिफिक माइंड्स की टीम रोज ये सोचती रहती है कि कैसे आपकी लाइफ में इंफॉर्मेशन और ज्ञान का भंडार पैदा किया जाए और इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। ये है हमारी एक और वीडियो सीरीज जिसके अंदर हम आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब देंगे और सिर्फ ऊपर ऊपर से ही नहीं बल्कि अच्छे से समझाते हुए कि आखिर उसका रियल रीजन क्या है। तो ये वीडियो इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट से भरी होने वाली है, तो अपनी अपनी सीट की पेटी बांध लो और तैयार हो जाओ कुछ इंटरेस्टिंग जानने के लिए। कॉकरोच कहते हैं कि दुनिया में आपको जीतने के लिए हमेशा सबसे ताकतवर बनने की जरूरत नहीं है, बस जरूरत है तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल की। कॉकरोच की 4600 प्रजातियों में से 30 प्रजातियां ऐसी हैं जो इंसानी एनवायरनमेंट में रहती हैं, जैसे कि हमारे किचन में, नालियों में, बाथरूम या फिर कपबोर्ड में। ऐसे कॉकरोचेस आपको रोजाना दिख जाते होंगे। ये नॉर्मल दूसरे कीड़ों की तरह चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, कुछ दूर तक उड़ भी सकते हैं और यहाँ तक कि तैर भी सकते हैं। ये तो हमें पता है, लेकिन क्या ये न्यूक्लियर डिजास्टर भी सह सकते हैं? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लास्ट में जब यूएस ने हिरोशिमा और नागासाकी में एटॉमिक बम गिराया था तो लगभग 2 लाख लोग मारे गए थे। लेकिन ये डिजास्टर होने के कुछ ही दिनों बाद एक रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ पर कुछ कॉकरोचेस को देखा गया। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये कॉकरोचेस उस न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को झेल गए थे? नहीं, एक्चुअली जब वो एक्सप्लोजन हुआ था तो ये कहीं अंडरग्राउंड यानी जमीन के नीचे थे, जहाँ पर रेडिएशन और एक्सप्लोजन की हीट का इम्पैक्ट उतना नहीं पहुँच पाया होगा और एक्सप्लोजन के बाद ये वापस धरती पर ऊपर आ गए होंगे। डिस्कवरी चैनल ने यही पता लगाने के लिए इनके ऊपर एक टेस्ट किया, जिसमें उन्होंने कुछ जर्मन कॉकरोचेस लिए और उन्हें कैरिंग लेवल ऑफ रेडिएशन से एक्सपोज किया और ये देखा कि वो मरने से पहले कितनी रेडिएशन सह सकते हैं। उन्होंने इसे 3 लेवल में किया। उन्होंने ये टेस्ट 1000 रेडॉन यूनिट से स्टार्ट किया, जिसे एक इंसान मैक्सिमम 10 मिनट तक सह सकता है, और फिर 10,000 और फिर इसे 1 लाख रेडॉन यूनिट तक कर दिया। और मैं आपको बता दूं कि यूएस ने जो एटॉमिक बम गिराया था उसकी रेडिएशन भी 10,000 रेडॉन यूनिट ही थी। इन कॉकरोचेस ने 10,000 रेडॉन यूनिट तो सरवाइव कर ली, लेकिन ये 1 लाख रेडॉन यूनिट की रेडिएशन को सरवाइव नहीं कर पाए। मतलब इनमें रेडिएशन झेलने की क्षमता हम इंसानों से करीब 100 गुना ज्यादा है। ये लगभग 25 करोड़ साल पहले से धरती पर मौजूद हैं, जिस समय डायनासोर्स भी धरती पर रहा करते थे। और इसका मतलब इन्होंने इंसानों की एवोल्यूशन को भी देखा है। हम इंसानों को सांस लेने के लिए नाक की जरूरत होती है और उसके लिए सर का होना भी जरूरी है, क्योंकि हमारे शरीर के रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमारा दिमाग कंट्रोल करता है। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाती है और इस ऑक्सीजन को ब्लड में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन सभी सेल्स तक पहुंचाता है और फिर सेल्स इस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। और इसी प्रोसेस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है और हमारे बॉडी का नर्वस सिस्टम इस इंफॉर्मेशन को हमारे दिमाग तक पहुंचाता रहता है और एक लिमिट के बाद दिमाग लंग्स को एक्सहेल यानी अंदर की गैसेस को बाहर निकालने का सिग्नल भेज देता है और लंग्स सारी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। लेकिन अगर हम कॉकरोचेस का सर काट देते हैं फिर भी वो 1 हफ्ते तक जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम उनकी पूरी बॉडी में फैला होता है और उनको सांस लेने के लिए सर की जरूरत नहीं होती। 96 मिलियन शेड बॉल्स इन रिजर्वॉयर। मैंने हाल ही में एक वाटर क्राइसिस के ऊपर वीडियो बनाई थी और बताया था कि लोग ग्राउंड वाटर को लेकर कितना अनअवेयर हैं, लेकिन जिसके पास इसकी कमी है वो पूरा प्रयास कर रहा है कि पानी को कैसे बचाया जा सकता है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप आई बटन पर जाकर उसे देख सकते हो। लॉस एंजलिस में 175 एकड़ में एक वाटर रिजर्वॉयर में लगभग 9 करोड़ 60 लाख शेड बॉल्स डाली गई हैं। उस रिजर्वॉयर में 3.3 बिलियन गैलन ड्रिंकिंग वाटर है। इतना पानी पूरे एलए को 3 हफ्तों तक वाटर सप्लाई करने के लिए काफी है। लेकिन इस रिजर्वॉयर में इन बॉल्स को आखिर क्यों डाला गया? उस रिजर्वॉयर के पानी में ब्रोमाइड प्रेजेंट था, जो कि एक हार्मलेस एलिमेंट होता है और उसको पानी से रिमूव करना लगभग नामुमकिन है। लेकिन जब हम इस पानी को ओजोन की मदद से डिसइंफेक्ट करते हैं तो ये ब्रोमाइड
ब्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है और रेगुलेटरी बॉडी के अनुसार पानी में ब्रोमेट की मात्रा 1 लीटर में मैक्सिमम 10 माइक्रोग्राम हो सकती है। एक वाटर पैकेजिंग कंपनी जो इस रिजर्वायर से पानी लेती थी, उसने रिपोर्ट किया कि इस पानी में ब्रोमेट की मात्रा मैक्सिमम लिमिट से ज्यादा है। इसके बाद जब यहाँ के पानी का टेस्ट किया गया तो ये बात सच निकली, लेकिन ऐसा ओजोन की वजह से नहीं था। इसका कारण था क्लोरीन, जो ब्रोमाइड से मिलकर सनलाइट के प्रेजेंस में ब्रोमेट बनाती है और ये क्वांटिटी ओजोन से काफी ज्यादा होती है। लेकिन हम इस रिजर्वायर को ढकने के लिए कोई शेल्टर भी नहीं बना सकते थे, क्योंकि ये काफी टाइम कंज्यूमिंग और काफी कॉस्टली था। तो साइंटिस्ट ने जब इसके लिए रिसर्च की तो उसका रिजल्ट निकाला शेड बॉल्स। ये ब्लैक कलर की बॉल्स पार्शियली वाटर से भरी होती हैं और इन्हें पानी की सतह के ऊपर डाल दिया जाता है और ये उस पर अपनी एक पैक्ड लेयर बना देती हैं। ये लगभग 90% सनलाइट को रिजर्वायर में जाने से रोक सकती हैं, जिससे ब्रोमेट के प्रोडक्शन को रोका जा सकता है। इसके अलावा ये वाटर इवेपोरेशन को भी कम कर सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसकी मदद से लगभग 30 करोड़ लीटर पीने का पानी इवेपोरेट होने से रोका जा सका है और उससे करीब 8100 लोगों को पीने का पानी मिल सकता है। अगर आप आंख बंद करके छींकोगे तो क्या आपकी आंखें बाहर आ जाएंगी? आपने कभी न कभी किसी को ये कहते तो जरूर सुना होगा कि अगर आप आंख खोलकर छींकोगे तो आपकी आई बॉल्स आपके सर से बाहर आ जाएंगी। हो सकता है ये आपने अपने बचपन में किसी स्कूल फ्रेंड या फिर अपने घर में किसी को ये कहते सुना होगा, लेकिन क्या आपको आज भी ये सच लगता है? क्या आपको लगता है कि इसके पीछे कोई सच्चाई है? वेल, मैं आपको इसी सवाल का जवाब देने वाला हूँ। तो चलिए इसको जानने से पहले ये जान लेते हैं कि हमें छींक आती क्यों है। छींक हमारे शरीर का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, जिसके द्वारा हमारी बॉडी कई हार्मफुल चीजों को हमारे शरीर से बाहर निकालती है, जैसे कि धूल के कण, टूटे हुए बाल और दूसरे हार्मफुल बैक्टीरियाज। लेकिन जब आपको सर्दी होती है तब आपको रेगुलर से ज्यादा छींक आने लगती है, क्योंकि उस समय आपके नाक में नेजल कैविटी सूज जाती है और वो इस समय रेगुलर से ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है और हल्के से इरिटेशन होने से भी आपको छींक आ जाती है। छींकते समय जो हवा आपके नाक से निकलती है उसकी स्पीड लगभग 150 किलोमीटर पर आवर की होती है, लेकिन क्या उसकी वजह से जनरेट होने वाला ये प्रेशर हमारी आंखों से भी बाहर आ सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। हमारी आंखों को मसल्स और कई टिश्यूज आपस में मिलकर होल्ड करके रखते हैं। 2000 की एक आर्टिकल के मुताबिक आज तक केवल 30 ऐसे केसेस रिपोर्ट किए गए हैं जिसमें किसी इंसान की आईज बाहर आ गई हों। हमारी आंखों के पीछे लगा सॉकेट हमारी आंखों को सपोर्ट करता है और छींकने के समय जो प्रेशर बिल्डअप होता है वो केवल हमारे मुंह और हमारे नाक से ही बाहर आता है। लेकिन फिर भी आई बॉल्स के बाहर आने के कई केसेस मौजूद हैं, लेकिन वो छींकने की वजह से नहीं होता। आई बॉल्स के बाहर आने को एक मेडिकल टर्म दिया गया है जिसे कहते हैं ग्लोब लुक्सेशन, और मैं आपको इसकी फोटोज या वीडियोस नहीं दिखा सकता। ग्लोब लुक्सेशन कई कारणों से हो सकता है। हो सकता है ओवर थायराइड की वजह से आपकी आई टिश्यूज सूज जाएं और आपकी आई बॉल्स को बाहर की तरफ पुश करने लगें, जिसकी वजह से आपकी आंखें बाहर आ सकती हैं। और ऐसा आई में ट्यूमर होने की वजह से भी हो सकता है। दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कभी भी अपनी आंखों को बाहर निकाल सकते हैं और एक्सपर्ट्स के पास भी कोई जवाब नहीं है कि वो ऐसा कैसे कर पाते हैं। उनका कहना है कि ये कई कारणों की वजह से हो सकता है, जैसा कि उनके आई सॉकेट्स में गैप हो और वो फेस मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके मसल्स को प्रेशराइज कर सकते हों, और ऐसे ही कई कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से वो ऐसा कर पाते हों। और आपको कई वीडियोस यूट्यूब पर मिल जाएंगी जिसमें वो आँख खोलकर वास्तव में छींक कर दिखाते हैं। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। वीडियो को लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे वाले बटन को दबाना भी मत भूलना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं।